तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये रही मेरी चार धाम यात्रा कंप्लीट होने की सर्टिफिकेट। और इस पे जो डेट दी गई है ये वह डेट है कि जिस भी धाम को मैं पहुंचता हूं इसके बाद से वहां पर मेरा जो रजिस्ट्रेशन है स्कैन किया जाता है। तो जिस भी डेट को स्कैन होता है वही डेट इस सर्टिफिकेट में प्रिंट होके आ जाती है। अगर आपने भी चार धाम यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप चार धाम यात्रा कंप्लीट होने के बाद इस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चार धाम यात्रा करने की सोच रहे हो या फिर खाली केदारनाथ धाम जाने की सोच रहे हो तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि हम जो यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आखिर वो रजिस्ट्रेशन कहाँ पर चेक होता है, चेक होता भी है या फिर नहीं होता। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि जो रजिस्ट्रेशन है हम ऑनलाइन करवाना सही रहेगा या फिर ऑफलाइन। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जुलाई के महीने में गए थे चार धाम यात्रा के लिए, तो मैं उसी के हिसाब से बताऊंगा। अब हो सकता है कि टाइम के अनुसार आगे थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो चार धाम यात्रा है वो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले आपको यमुनोत्री जाना होता है, इसके बाद से गंगोत्री जाना होता है, इसके बाद से केदारनाथ और आखिर में बद्रीनाथ। तो चार धाम यात्रा कुछ इस प्रकार से होती है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन का कि अगर आप यमुनोत्री जाते हो तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पर चेक होगा। तो जैसे आप मंदिर पहुँचोगे तो जस्ट जो ब्रिज होता है उसके इसी साइड जो लड़के लोग बैठे रहते हैं तो वो लोग चेक करते हैं। अगर आपके पास कॉपी है, मतलब प्रिंट आउट है या फिर आपका डिजिटल कॉपी है मोबाइल में, तो वो लोग उसको स्कैन कर लेते हैं। इसके बाद से आता है कि अगर आप गंगोत्री जाते हो तो गंगोत्री जाने के बाद जैसे आप उत्तरकाशी के आगे जाते हो तो आपको वहीं पर चेक होता है, आप खुद यहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं केदारनाथ की। तो जब आप केदारनाथ जाते हो तो जो सोनप्रयाग पड़ता है, सोनप्रयाग में ही आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है और मेरा भी यहीं पर हुआ था। इसके बाद से अब बात कर लेते हैं बद्रीनाथ की। तो जैसे हम लोग बद्रीनाथ पहुँचे थे इसके बाद से जस्ट मंदिर के पास में जो ब्रिज था, ब्रिज के इसी साइड वहाँ पर चेक होता है। और चेक होने के बाद क्या हुआ था कि सबसे पहले तो उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन को स्कैन किया, इसके बाद से एक टोकन नंबर निकाला, इसके बाद से वहाँ पर उस टोकन में मेरी पूरी डिटेल्स आ चुकी थी जैसा मेरा रजिस्ट्रेशन में नाम था। इसके बाद से मैं आगे जाता हूँ और जो ब्रिज में पुलिस वाले बैठे रहते हैं तो उन्होंने उस टोकन को चेक किया और इसके बाद से आगे जाने दिया। तो इस प्रकार से चारों धामों का जो रजिस्ट्रेशन है वो चेक हुआ था हमारे केस में। तो इस प्रकार से हमारी जो चार धाम की यात्रा है बहुत ही आराम से और सफलतापूर्वक हुई थी। हम लोगों को कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। अब बात कर लेते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराना सही रहेगा या फिर ऑफलाइन। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कभी भी नहीं बोलूँगा कि आप ऑफलाइन कराइए, क्योंकि वहाँ पर जो हरिद्वार है या फिर ऋषिकेश है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आपका खामखा टाइम वेस्ट होता है। वही टाइम आप दूसरी जगह लगा सकते हो। तो इससे बेस्ट रहेगा कि आप ऑनलाइन ही करके जाइए। अगर आपका स्लॉट नहीं मिल रहा है तो आप रुक जाइए, बाद में जाइए जब भी आपको स्लॉट मिलता है, लेकिन आपको ऑनलाइन ही करके जाना है। तो दोस्तों, चार धाम यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करते हैं इसका वीडियो मैं आपको बना दूंगा और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप देख के और खुद का कर सकते हो। तो दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन और हो सकता है कि जिस भी डेट का हमने रजिस्ट्रेशन कराया है क्या उसी डेट को मंदिर में पहुंचना जरूरी है, और अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो क्या हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक दिन, 2 दिन या फिर 3 दिन लेट हो चुके हो, क्योंकि उस साइड का जो रोड होता है ना बहुत ही खतरनाक होता है, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, जिस वजह से लोग 1 दिन 2 दिन तक बीच में ही फंस जाते हैं। तो ऐसा लेट होना नॉर्मल सी बात है। अगर आप भी 1 से 2 दिन लेट हो चुके हो तो आपको दर्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो होना ज़रूरी है।